पहली बात तो फूल आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं और जो फल लगेंगे वह तीखे होते हैं। कुछ किसान बोलते हैं कि भाई बीज खराब है या उसकी जड़ कट जाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारी बातों पे यकीन ना हो तो एक लाइन जो आप बोआई कीजिए उसमें सिंचाई मत कीजिए और बाकी पूरे खेत में आप हमेशा नमी बना करके रखिए। देखिए जिसमें आप सिंचाई नहीं किए हैं तीखा उसी में निकलेगा और कोई भी खीरा हो तीखा निकलेगा ही निकलेगा। दोस्तों, खीरा एक ऐसी फसल है जिसको आप लगाकर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है ना, बहुत कम समय में तैयार होती है, अच्छा प्रोडक्शन देती है और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा रहती है। यदि इसकी डिमांड की बात करें तो मई महीने के कुछ समय, मतलब कि 15 मई के बाद और 10 जून तक यदि देखा जाए, तब इसका रेट है जो साल भर में सबसे डाउन रहता है। बाकी के अन्य समय में इसकी हमेशा डिमांड रहती है और इसका रेट भी हमेशा रहता है। लेकिन इसकी खेती का जो ना कुछ समय निश्चित होता है, जैसे बहुत गर्मी में आप इसकी खेती नहीं कर सकते और बहुत ठंडे में नहीं कर सकते। बाकी के समय में आप इसकी खेती कर सकते हैं और इसकी खेती करके आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी देने वाले कि खीरे की खेती आप कैसे कर सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं देव भाई। इनको तो आप हर कोई किसान जानता होगा, शायद ही कोई ऐसा किसान हो जो इनको यूट्यूब पे ना देखा हो। तो इनसे आज हम पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो जो हमारे किसान भाई हैं, आपसे सभी लोग परिचित हैं और आज हम बात करेंगे खीरे की खेती की। जैसे कि देखा जाता है मंडियों में जो खीरा होता है ये सलाद के रूप में तो प्रयोग होता ही है और जब लगन का सीजन आता है तो इसका बम्पर रेट मिलता है। और कभी कभी जो बहुत कम ही समय होता है जब इसकी बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है मई के महीने में, तो इसका रेट थोड़ा डाउन होता है, 5 रुपए तक आता है। बाकी बढ़िया रेट मिलता है और क्षेत्र के हिसाब से भी सप्लाई और डिमांड पर इसका रेट निर्भर करता है। तो किसान भाई लोग इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है कि इसकी खेती कैसे करें, क्योंकि अक्सर जो होता है ना कि सीजन के हिसाब से खेती का तरीका बदल जाता है। अगर सही तरीके से इसकी खेती की देखभाल ना करें तो रोग बीमारियां भी आती हैं। कम समय की फसल अगर इसमें किसान भाई देखभाल नहीं कर पाए तो उनका जो है नुकसान भी बड़ी जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब तक बैकअप करेंगे तब तक समय ही निकल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि खीरे की खेती का सही समय कौन सा, अगर कोई किसान भाई पूरे भारत की बात करें तो कब कब खीरे की खेती की जा सकती है। देखिए अगर किसान भाई लोग खीरे की खेती करने जा रहे हैं, नए किसान हैं, तो वह फरवरी से शुरुआत खीरे की खेती की कर सकते हैं। और वैसे नॉर्मली उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो जो किसान अगेती लगाते हैं तो जनवरी में अपनी नर्सरी तैयार कर लेते हैं और फरवरी में उनका पौधरोपण कर देते हैं और उसके बाद उनका जो फल का उत्पादन है यह मार्च में शुरू हो जाता है, अगेती आ जाता है तो रेट अच्छा मिलता है। बाकी जनवरी से आप लेकर के, लेकिन ध्यान रखें जनवरी में अगर आप कर रहे हैं तो आपको पहले उसका पौधा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ठंडा होता है, जमाव नहीं तो बीज सही से जम नहीं पाती है। बाकी आप मार्च लास्ट तक इसकी जो बुआई होती है कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया है जो गर्मी के सीजन वाली होती है और डिमांड तो हमेशा रहती है। बाकी पॉली हाउस में तो साल भर इसकी खेती होती रहती है। नॉर्मल खेतों में अगर और बात करें तो बरसात के समय में भी क्या इसकी खेती की जा सकती है। हाँ, देखिए खीरे की खेती आप बरसात में भी बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय कुछ कुछ चीजों का जो ध्यान है ये रखना पड़ता है। जैसे आपका खेत ऊंचाई पे हो, उसमें पानी ना लगता हो। जैसे अगर बारिश हुई तो 1-2 घंटे के अंदर आपका जो खेत का पानी है ये बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, और अगर नीचे रहेगा तो पानी लग जाएगा और आपके पौधे गल जाएंगे। दूसरी चीज ये होती है कि अगर बरसात में आप लोग इसे कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको इसे पैरेलल मतलब जो है मचान बनाकर इसकी खेती, जाल लगा करके, जाल लगाकर, क्रॉप नेट लगाकर इसकी खेती, क्रॉप नेट लगा करके इसकी खेती अगर करेंगे तो आपके जो फल होते हैं ना ये मिट्टी से और पानी से टच नहीं होते हैं, तो फल की क्वालिटी अच्छी बन करके आती है। और उस टाइम पे जाल लगाना होता है और यही कारण होता है ज्यादा किसान उस समय खेती नहीं करते और भाव उस समय कुछ बढ़कर भी मिलता है। हाँ, तो अभी की बात करें, जैसे किसान भाई लोग हैं, गर्मियों में जो फरवरी का महीना है सबसे उपयुक्त रहता है, बहुत से किसान आसानी से भी कर लेते हैं। तो इस समय पर क्या ध्यान रखना चाहिए, किस टाइप की मिट्टी में खीरे की खेती सबसे अच्छी होती है। देखिए अगर हम बात करें मिट्टी की तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसको छोड़ करके आप किसी भी मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, चाहे आपकी बलुई दोमट हो या काली मिट्टी हो। यहाँ तक कि कुछ किसान ऐसे हैं जो नदी क्षेत्र के किसान हैं तो डायरेक्ट बालू में ही लगा देते हैं, वहां भी हो जाता है। बस चिकनापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों का सही से विकास नहीं हो पाता है
जड़ों का ग्रोथ नहीं हो हाँ। पाता और जड़ों से संबंधित बीमारियां भी आने लगती बीमारियां हैं भी क्योंकि आने पानी लगती भी बांध के वो रखता है तो हाँ। दिक्कतें आती है। बाकी और कोई भी मिट्टी हो, आप फर्स्ट क्लास खीरे की खेती निश्चिंत होकर के तो कर सकते खेत हैं। की तैयारी कैसे किसान भाई लोग करें इसकी? देखिए तैयारी में जो नए किसान होते हैं सामान्यतः इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके पास ड्रिप है तब तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बगैर ड्रिप से नाली विधि से इसकी खेती कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका खेत एकदम समतल होना चाहिए। अगर खेत समतल नहीं है तो कहीं पर पानी ज़्यादा लगेगा, कहीं पर पानी कम लगेगा। तो जो जहाँ पर पानी कम लगेगा वहाँ पर जो खीरे होते हैं ये तीखे हो जाते हैं। हाँ, तीखे हो जाएंगे और पौधे का ग्रोथ भी कम ग्रोथ होगा। भी कम हो जाता है। और जहाँ पानी ज्यादा लगेगा वहाँ पौधे बैठ जाते हैं। वहाँ पौधे तो बैठ हम अक्सर कहते हैं किसान भाइयों को, अगर आप खेती करते हैं तो गोबर की खाद, ड्रिप और लेजर लेवलिंग, ये तीनों चीज जरूरी है। हाँ। तो किसान भाइयों को इस चीज को समझना चाहिए, जिस खेत की कभी लेजर लेवलिंग नहीं हुई है, एक बार अगर आप लेजर लेवलिंग करा लेते हैं तो 4-5 साल तक तो आपका छुट्टी ही है। आराम से एक बार चलता हो जाता है क्योंकि इतना मिट्टी उधर उधर नहीं जाता, तो इसकी जरूरत होती है। तो जब हमारा खेत समतल हो जाता है तो सबसे पहले हम लोगों को कल्टीवेटर की सहायता से या हैरो की सहायता से एक बार गहरी इसकी जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद 2 बार रूटावेटर से आप लोग जुताई कर दीजिए ताकि जो आपकी मिट्टी है एकदम भुरभुरी हो जाए। अब गहरा इस वजह से किया जाता है कि भाई अगर आप लोग बेड बना रहे हैं या नाली बना रहे हैं तो उसमें काफी मदद मिल जाती है। तो मिट्टी होनी चाहिए बेड हाँ। में जाने के लिए। अब जब इस तरीके से आपका खेत तैयार हो जाता है तो बेड बना रहे हैं, तो हम लोग करते क्या है, जब बेड बना लेते हैं तो उसके बाद हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं, या बेड बनाने से पहले जहाँ पर लाइन निर्धारित की जाती है तो वहीं पर सिर्फ हम खाद डालते हैं, पूरे खेत में खाद नहीं डालते हैं। और अगर आप लोग बुआई या पौधरोपण कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो खाद रहेगी, हम सिंपल बता रहे हैं आपको, तो आप लगभग 60 से 65 केजी, अधिकतम 70 केजी डीएपी ले लीजिए। 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए। अगर डीएपी नहीं मिलती है तो 12-32-16 जो एनपीके आता है उसको आप ले सकते हैं। प्लस एक चीज और कीजिए, चाहे आप नाली विधि से कर रहे हो या बेड विधि से, तो बेड पे जो गोबर की खाद होती है यह भी डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, 1 एकड़ के लिए कम से कम 1 से 1.5 ट्राली अगर प्रयोग कर लेते हैं तो जो आपका पौधा है ये हरा भरा बना रहता है, अच्छे से विकास करता है और उत्पादन भी आपको बढ़ के मिलता है। और जब उसके बाद आप जो रासायनिक खाद होती है प्रयोग करते हैं तो वो जो है बड़ा अच्छा वर्क करती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जो गोबर होता है ना, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं हर टाइप के, एनपीके के और माइक्रोन्यूट्रिएंट के, वो सब काम करते हैं और आप जो रासायनिक खाद देते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि पौधे उसको आसानी से प्राप्त कर सके। हाँ, तो इसलिए जरूरी होता है गोबर जी। की खाद। तो इस तरीके से आप खाद वगैरह डाल करके बेड बना दिए। अब आपको पौधरोपण करना है तो पौधरोपण कर सकते हैं, और अगर आपको बुआई करनी है तो बुआई कर सकते हैं। तो बुआई के लिए जो बेड बनता है, बेड की दूरी और सीड से सीड की दूरी, पौधे की दूरी। देखिए हम लोग यहाँ पर जो अपना बेड बनाए हैं, एक बेड से दूसरे बेड के बीच में जो दूरी रखी जाती है या एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में, तो यह हम लोग 6 से 7 फीट के बीच में रखते हैं। अच्छा। अब इसका कारण ये है कि जो खीरे का पौधा होता है ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, इसके पौधे छोटे होते हैं। और जो आपका लौकी कद्दू होता है इसके पौधे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो उनकी दूरी लाइन से लाइन की बढ़ानी पड़ती है। खीरे का पौधा छोटा होता है तो दूरी हम लोग कम रखते हैं। तो यहाँ पर जो दूरी रखी गई है ये लगभग 7 फीट के आसपास, बेड से बेड की दूरी, बेड से बीच में से अगर दूरी देखा जाए तो लगभग 7 फीट के आसपास यहाँ पर रखी गई है। सीड से सीड की पौधे की दूरी जो रख रहे हैं, जो पौधे से पौधे की दूरी हम लोग रखते हैं यह लगभग 1 फीट के आसपास रखते हैं और एक जगह पे एक बीज का प्रयोग किया जाता है। तो अब इस समय पर जैसे कि अगर मान लीजिए नर्सरी तैयार करके लगा रहे हैं या सीधे सीड की बुआई कर रहे हैं, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि बीज कौन सा हम प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सही बीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इतना जुताई, मल्चिंग ये सब लगाने के बाद भी अगर हमारा प्रोडक्शन आए, एक तो सही क्वालिटी का कलर नहीं आएगा तो भी नहीं बिकेगा और प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए इस चीज के लिए हम कहना चाहेंगे कि किसान अपने क्षेत्र में पहले देख ले कि भाई वो सिटी के आसपास रहता है या फिर वो देहात एरिया में है। तो ऐसी परिस्थिति में जिस कलर के खीरे आपके मार्केट में सबसे अच्छे चलते हैं उसी कलर के खीरे आपको लगाना चाहिए। तो एक होता है जो देसी टाइप का आता है, वो लाइट ग्रीन होता है, एक डार्क होता है, एक तो एकदम हरा होता है जो लगता है कि विदेशी है। हाँ, विदेशी है। हाँ, एक बार हमने वो लगाया भी था, लेकिन वो हमारे यहाँ तभी बिकता है जब अपने क्षेत्र का खीरा नहीं आता और पॉली हाउस वाला आता है तभी बिकता है। हमने लगाया था तो बिक्री नहीं हुई। और अक्सर किसान भाई थोड़ा बताते चले, कमेंट आता है जैसे राजस्थान का क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल के कुछ लोगों का कमेंट था, हमें ऐसा खीरा चाहिए जो देसी टाइप लगे, जिसे ऊपर दाने दाने
मतलब ऊपर जहाँ गांठ की साइड होता है ऊपर दाने दाने टाइप होता है, हाँ, हाँ। उस टाइप की भी वैरायटी की डिमांड कर रहे थे। और हमने अपने क्षेत्र में अभी देखा भी है दुकानों पर हुँ। 1-2 ऐसी वैरायटी हैं जो हाइब्रिड में आती हैं और ऊपर दाने भी बने रहते हैं। हाँ। तो अगर आपके क्षेत्र में देसी टाइप का चलता है तो आप उन सब वैरायटियों को चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर हाइब्रिड चलता है और आपने देसी लगा दिया तो एक तो तो वो जल्दी से लाल भी होता है, फिर वो बिकेगा भी नहीं। बिकता भी क्वालिटी नहीं। तो देसी की अच्छी है, स्वाद होगा, लेकिन जो हुँ। मार्केट में डिमांड है, जो दिखता है वही बिकता है। तो हाँ। उसी की तो इसलिए अपने मार्केट में अपने यहाँ पर देख लीजिए किस कलर का आपके खीरे की डिमांड है, फिर कलर के बाद तब आप वैरायटी का चुनाव करिए, क्योंकि हर टाइप, हर कलर का बढ़िया प्रोडक्शन देने वाली वैरायटियाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। हुँ। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से कुछ अच्छी वैरायटी जो उत्तर भारत में चल देखिए, रही है। हम जो लगाए हुए हैं यहाँ पर ये जो है अंकुर की एक रागिनी करके हाँ, आती है। रागनी आती है। हाँ, उसे लगाए हैं, वो लाइट ग्रीन में आती है। हुँ, और विनसीड का कर्ली 149 लगाए हैं, हुँ, ये भी लाइट ग्रीन में आता है। हुँ, और इनका जो प्रोडक्शन है काफ़ी हैवी होता है। और जो विनसीड का कर्ली 149 है, ये पाउडरी मिल्ड्यू और जो डाउनी मिल्ड्यू होता है, हुँ। इसके प्रति प्रतिरोधी भी है। मतलब खीरे में जो सबसे ज़्यादा समस्याएँ आती हैं, ये भी यही देखने को मिलती है। शायद हाँ, किसान भाई लोग समझ ही नहीं पाते क्या है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो जो पत्तियाँ हैं, हल्का-हल्का पीला होना शुरू होती हैं, वो डाउनी मिल्ड्यू होता है और कुछ ही दिनों में आपके पूरे खेत की पत्तियों में पीलापन आ जाता है। जब पीलापन आ जाएगा, पत्तियाँ भोजन नहीं बना पाएँगी, प्रोडक्शन भी डाउन हो जाएगा। और हुँ, वैसे वैरायटी की बात करें तो आप हमारे चैनल पर देखेंगे बहुत सी ऐसी वीडियो पड़ी हैं, जिसमें अलग-अलग टाइम के हिसाब से कौन-सी बेस्ट वैरायटी है, जो आप अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। वहाँ से जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन-कौन सी ऐसी वैरायटी है। फिलहाल यहाँ पर 2 वैरायटी लगाई गई है। अब मान लीजिए ये तो हो गया, फिर जब पौधे का या सीड की बुआई हो जाती है, पौधा निकलने लगता है। हुँ, उसी समय पर यहाँ पर, क्योंकि अब के समय पे देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कीड़े और इतनी ज़्यादा बीमारियाँ आ गई हैं हुँ। कि उनका कंट्रोल ना किया जाए तो शुरुआत से ही पौधा हमारा खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हम लोग पौधे लगाते हैं तो सामान्यतः उस समय ये समस्या नहीं आती है, हुँ, क्योंकि पौधे नर्सरी में रहते हैं, हुँ, जब तक आते हैं वो बड़े हो चुके बड़े हो रहते हैं। जाते हैं। और इसमें जो मुख्य समस्या आती है, वो लाल वाले कीट होते हैं। रेड जब पंपकिन हाँ, बीटल। हाँ, तो जब आप बीज लगा दिए और बीज से जब अंकुरण होता है, तो हुँ, अंकुरण वाली जो पत्ती होती है, हाँ, उसी को काट हाँ, दो। वो काफ़ी नरम होती है और उसी को लोग खा जाते हैं। तो अगर लाल कीट दिखाई दे रहे हैं अंकुरण होने के पश्चात, तो सुबह के समय में आप लोगों को क्लोरोपाइरिफास डीपी फॉर्मेट में आता है, पाउडर फॉर्म पाउडर में। में आता है। हुँ, ये लगभग 0.5% में हाँ। रहता है। अपने क्षेत्र में नागिन या फिर महाकाल नाम से आता है और हाँ, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग नाम से आता है। हाँ। हुँ, तो उसको आप 1 किलो ले लीजिए और 1 किलो के आसपास चूल्हे की राख, हुँ, उसे बारीक कर लीजिए, उसे छान लीजिए और उसमें इसको मिक्स कर मिक्स दीजिए। कर दीजिए। और जो जालीदार कपड़ा होता है हुँ, या जो महीन मच्छरदानी होती है, हुँ, उसमें उसको बाँध लीजिए हुँ। और सुबह के समय जब शीत पड़ी रहती है, तो ऐसे ठोक दीजिए। हर पौधे के ऊपर। हाँ, हर हुँ, पौधे के ऊपर वो गिर जाएगी। ध्यान रखें, पौधे को राख से ढक नहीं देना है। अगर आप ढक हल्का-सा। दिए, हुँ, तो सूर्य से रोशनी लेकर के भोजन नहीं बना हुँ, पाएगा, तो उसका विकास थोड़ा-सा हुँ, स्लो हो जाता है। हुँ, बाकी ये वाला जो तरीका है, हम देख रहे हैं हमारे घर पे बचपन से प्रयोग होता हुँ, हुआ आ रहा है। हुँ, आज जब हम कर रहे हैं, तो हम खुद ही ये हुँ, तरीका प्रयोग करते हैं। जो स्प्रे वाला तरीका होता है, हुँ, वह उतना कारगर नहीं होता है, हुँ। क्योंकि वो 1 से 2 दिन या 3 दिन ही रुक पाता है। रुकता है, फिर से खत्म हो लेकिन जाता ये जो डस्ट होती है, है। हुँ, ये बहुत अच्छा काम करती हुँ, है। मतलब एक बार प्रयोग कर लिए, हुँ, तो जैसे पौधा थोड़ा मजबूत हो जाता है, तो फिर वो वाले कीड़े भी नहीं लगते हैं। हुँ। तो इस तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये एक तरीका लगभग जो है यहाँ पर बहुत सालों से देव भाई अपना रहे हैं, हमने भी इन्हीं से सीखा है। और ये तरीका जैसे आप नया मल्चिंग ड्रिप ये लगा रहे हैं, लेकिन जो पुराना तरीका कारगर है वो आप वो भी आज़मा रहे हैं। तो ये भी हर हुँ, किसान को आज़माना चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही हाई जो है कंसंट्रेशन वाली दवाओं का स्प्रे करेंगे तो पौधे का ग्रोथ भी प्रभावित होता है। हुँ। और इस दवा से, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होता है, बराबर बना रहता है, कीड़े-मकोड़ों से सावधान बचाव भी होता है और पौधे का ग्रोथ भी अच्छा होता है। हाँ। तो अब आगे इसमें क्या-क्या देखभाल करनी है रोग और बीमारियों से? देखिए, अब जो है सामान्यतः जो हमारा पौधा है, ये बड़ा होने लगेगा। हुँ, जैसे ही 3-4 पत्ते का होता है, हुँ, इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब जब फूल आना हुँ, शुरू हो जाते हैं खीरे में, हुँ, तो ऐसे में आपको करना एक ये है हुँ, कि खीरे में आपको हमेशा नमी बना करके रखनी है। हुँ, अगर आप नमी नहीं बनाएँगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा होता है ना, हुँ, ये सही से विकास नहीं करेगा और जो इसमें फल लगेंगे, पहली हुँ, बात तो फूल आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं हाँ, और जो फल लगेंगे, हुँ, वह तीखे होते हैं। हुँ, कुछ किसान बोलते हैं कि भई बीज खराब है हुँ, या उसकी जड़ कट जाती है, हुँ, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, हमारी बातों पे यकीन ना हो। हुँ,
तो एक लाइन जो आप बोआई कीजिए उसमें सिंचाई मत कीजिए, और बाकी पूरे खेत में आप हमेशा नमी बना करके रखिए। देखिए जिसमें आप सिंचाई नहीं किए हैं तीखा उसी में निकलेगा, और कोई भी खीरा हो तीखा निकलेगा ही निकलेगा। तो नमी बना करके हमेशा रखना है। एक बार अगर नमी आपकी टूट गई, जैसे खीरा उत्पादन देना शुरू कर दिया और बीच में एक गलती आप कर दिए, तो वो लवर ले लेगा। हमारे यहाँ बोला जाता है लव ले लेना, लव ले लेना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो आगे जो आपका प्रोडक्शन लगातार और ज्यादा आने वाला था, अब यह प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो नमी बना करके रखना है। और हम कई किसानों को देखते हैं गलती करते हैं, जैसे जो लगातार उत्पादन देने वाली फसलें हैं, जैसे खीरे का एक दिन के अंतराल पे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अब जब हार्वेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं तो हर सप्ताह, जैसे हम लोग जब परंपरागत विधि से करते थे तो उसमें क्या करते थे कि जितनी बार पानी लगाते थे तो हाँ, तो उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने वाली हम चीज बता दे रहे हैं कि आपका पौधा लंबे समय तक उत्पादन देगा, बूढ़ा भी नहीं होगा। जो सरसों की खली होती है उसे आप ले लीजिए। आपका जो बेड है अगर ये लगभग 30 फीट है या नाली 30 फीट की है, तो उसमें 1 किलो आपको ले लेना है, महीन करके उसमें डाल दीजिए और सिंचाई कीजिए। हालांकि ये जो है, तो इसी वजह से हम पहले बता दिए थे कि भाई अगर ड्रिप मल्चिंग लगाए हैं तो उस तरीके से प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अच्छा, उसको घोल लीजिए, घोल करके जो हर पौधे के पास डाल दीजिए। और उसी नाली में, जब हम लोग नाली से करते थे तो उसी में गोबर की खाद डाल देते थे। और उसके बाद फिर जो है डीएपी बहुत जरूरी हो जाता है, और इसके साथ साथ आपको पोटास का प्रयोग करना होता है, क्योंकि फल की क्वालिटी वही बढ़ाएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट कई किसान हल्के में ले लेते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, तो उनका पौधा जल्दी बूढ़ा हो जाता है कि चलो सिर्फ डीएपी यूरिया मार करके चला रहे हैं। तो इसमें आप लोग एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए। जब आप लोग यूरिया प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, और इसके साथ साथ आपको सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उसमें कैल्शियम और बोरान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बाकी जिंक, आयरन, मैग्नीशियम इनका, और इसके साथ साथ पोटास कॉम्बिनेशन बन गया। एक बार इसको चला दीजिए। दूसरी बार आपको जब खाद डालनी रहे तो ऐसी परिस्थिति में एनपीके जो 12-32-16 है उसको प्रयोग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप डीएपी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग हर पानी पे, जैसे ड्रिप से हम लोग सिंचाई करते हैं तो जो लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं हर पानी के साथ हम लोग चलाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन मिलना शुरू हो गया है। अगर आप नहीं देंगे तो पौधा जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और कम समय में वो फल देना बंद कर देगा। तो ऐसे में कई किसान बोलते हैं भाई आप बताते तो इतना प्रोडक्शन है, पर हम लोग करने जाते हैं तो नहीं होता है। देखिए जब आप इन सब चीजों को समझेंगे, जैसे आप ही हैं, अगर आप खेतों में काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से डाइट भी होनी चाहिए। हाँ, उसी तरीके से आपको खाना मिलना चाहिए। अब आप खेत में फावड़ा चला रहे हैं और आपको एक दिन हम खाना नहीं दिए, फिर दूसरे दिन फावड़ा पकड़ा दिए आपको, जाइए फिर काम कीजिए, तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, चक्कर आने लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से आपके लिए भोजन अनिवार्य होता है, उसी तरीके से पौधा है वो प्रोडक्शन देना शुरू कर दिया है, उसे हर पानी पे खाद की आवश्यकता होती ही होती है। तो आप लोग खाद प्रयोग कर लीजिए। तो कुछ किसान होते हैं तो शुरू में तो खाद दिया है, बढ़िया से फल निकल रहा है, तो कहते हैं हमारा फल निकल रहा है, इन सब का ध्यान नहीं देते, और आगे 15-20 दिन बाद जाने के बाद पत्ते भी पीले पड़ने लगते हैं, प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है। कहते हैं निकल तो बढ़िया रहा था, फिर अपना रोग आ गया। लेकिन हमको शुरुआत से ध्यान देना है, जैसे हम पौधे लगा रहे हैं तो अपने पास से हम बजट लगा के, वो अभी बिक रहा है मार्केट में, नहीं बिक रहा, सस्ता महंगा, इनका ध्यान नहीं रखना है। जो खाद और जो भी सब देना है, बराबर इंटरवल पे पानी देना, खाद देना, इन सबका नियमित ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अच्छा उत्पादन पा पाएंगे। अब बात आ जाती है जैसे खाद और पानी ये सब तो दिया ही जा रहा है, फिर इसमें बीच बीच में कभी कभी रोग बीमारियां आ जाती हैं, तो वो कौन सी हैं जो बीमारियां जो खीरे में ज्यादा खतरनाक है, जिनको किसान भाई को पहले से ध्यान रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में भी देखिए नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से मैं करता हूँ, तो इसमें हम पौधे को प्रॉपर ताकत दे दिए हैं। पौधा जब खुद में मजबूत है तो हमारी फसलों में रोग कम लगते हैं। तो हम यही कहते हैं भाई, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं गोबर की खाद का, सरसों की खली का, तो ये बेस बना करके रखते हैं, और जब उनकी जड़ें मजबूत है तो फिर जो रोग का अटैक होता है ना, तो हम लोग प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं। जैसे सफेद मक्खी आ गई है तो उसके लिए थाइमेथॉक्सम वगैरह ले लिए, उसका स्प्रे कर दिए, और इसके साथ साथ एनपीके टॉनिक वगैरह प्रयोग करते रहते हैं समय समय पे। और एक जो है चीज है जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, तो इसके प्रति हम पहले ही सेलेक्ट कर लिए कि सहनशील वैरायटी हमारी होनी चाहिए अगर ये रोग हमारे यहाँ लग रहे हैं। तो वैसे अगर आप अच्छी देखभाल करेंगे तो कुछ विशेष रोग नहीं आएगा। और हालांकि
जब एक बार हमारा पौधा अच्छे से चलने लगेगा तो उस समय हम इसकी देखभाल कैसे करनी होती है, चलिए उसके भी बारे उस में डिटेल में बात की हाँ, जाएगी। वैसे किसान भाइयों अभी से ही आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए। अगर आप गोबर की खाद और सरसों की खली इनका प्रयोग कर ले रहे हैं तो पौधा मजबूत रहेगा और कोई कीड़ा आता है उस रस चूस के भी चला जाता है तो उसके पास इतना रस रहेगा ना कि हाँ, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पौधे में पहले से ही जान नहीं है, कोई आया भाई उसको पहले से 2 थप्पड़ मार दिया, मतलब रस चूस के चला गया तो बीमारी तो आनी ही है। तो इसलिए आप सावधान रहें और बचाव ही सबसे बड़ा जो है उपचार है। अगर आप पहले से बचाव करके रखेंगे, पूरा पोषण देंगे, प्रोडक्शन भी आए, रोग बीमारी भी नहीं आएगी। लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो एक तो रोग बीमारी आ जाएगी और रोग बीमारी आने के बाद दवा जो है वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता, बस बचाव कर लेगा। वो वापस आपके पौधे को उस तरीके से नहीं बना पाएगा और आप प्रोडक्शन नहीं ले पाएँगे। खीरे की फसल एक ऐसी फसल है, अगर आप उसमें ढंग से खेती करते हैं तो आपका जो प्लॉट खुले में अगर आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ से 300 क्विंटल से ज़्यादा का भी प्रोडक्शन आप निकाल पाते हैं। और वहीं अगर आप जो है पॉली हाउस वाले में बात करें तो जो पॉली हाउस में लगाते हैं थोड़ा ज़्यादा समय तक चलता है, 500-600 कुंटल वो लोग लेकर आते हैं। और तभी जो है पॉली हाउस में आप देखेंगे तो कुछ ही फसलें जैसे खीरा सेलेक्टेड होती है या पुष्प वाली फसलें होती है, ये लोग खेती करते हैं 10 लाख से भी ऊपर अपना इन सब से कमाते हैं। आपको भी अगर खीरे से कमाई करना है और इस तरीके से आप भी खेती करके बढ़िया से ध्यान दीजिए और अच्छा उत्पादन आप निकाल पाएंगे। और अगर आप 300 कुंटल खीरे का उत्पादन ले लेते हैं और 10 रुपए किलो भी आपका बिकता है ना तो 3 लाख का हो जाता है। और मैक्सिमम यदि लागत की बात कर लें तो कितना लागत आ जाता होगा 1 एकड़ में? देखिए अगर आप परंपरागत विधि से करते हैं, हुँ, तो ऐसी परिस्थिति में लगभग 25 से 30,000 रुपए या हुँ, अधिकतम 40,000 रुपए। हुँ, और जैसे ड्रिप है, मल्चिंग है, हुँ, इसके साथ जाते हैं, बेड बनाते हैं, तो हुँ, आपका जो खर्चा होता है, हुँ, ये 50-60,000 जो हुँ। है पहुँच जाता है। तो इतना हो जाता है तो मान लीजिए थोड़ा बहुत और भी बढ़ गया तब भी आपका जो है 2 लाख से ऊपर का प्रॉफ़िट हो जाएगा। और अगर आप सही से लगा रहे हैं ना तो औसत रेट आपका कुछ ऊपर ही जाएगा, 15 रुपए। और अगेती में लगा ले रहे हैं तो आपका जो है औसत 20 भी जा सकता है। तो खीरे की खेती करके आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो वैसे खीरे की खेती से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ पर दी गई और देव भाई हैं जो खेती के धुरंधर ही हैं और इनके बारे में थोड़ा-सा ये बात कर लें ना कि अभी तो ये अपना मतलब कुछ नया भी के साथ और पुराना दोनों मिक्स कर रहे हैं। बाकी इनके पिताजी की बात करें तो ये ऐसे बिरादरी से आते हैं जो खेती का गूढ़ ज्ञान रखते हैं और परंपरागत और पुरानी तरीके की हर एक जानकारी इनके पास है। तो अगर ये जानकारी दे रहे हैं, जो चीज़ कह रहे हैं तो आप अगर उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते खीरे की खेती के बारे में या किसी भी खेती के बारे में आप कभी फेल नहीं हो सकते। तो इनकी बातों का आप अपना गौर करिएगा और अच्छे तरीके से खेती करिए, खेती से आपको नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।